87% पर तो भर्ती की जाती है, पर 13% पद जो होते हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 13% पद जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसके लिए, दोनों में ही वेटिंग के निकाले जाते हैं। ओबीसी की व्याख्या केंद्र के हिसाब से अलग है और राज्यों के हिसाब से ओबीसी की व्याख्या अलग अलग है। तमिलनाडु सरकार ने 1993 में एक अधिनियम पारित किया, जिस अधिनियम में उसने अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में इतने लोग हैं उनके यहाँ पर, उसके कुछ आंकड़े उन्होंने पेश किए और उसको लेकर के उस एक्ट में उन्होंने प्रावधान किया कि वो 69% आरक्षण जो है वो अपने समाज में देंगे, ताकि समानता और मुख्य धारा में लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो जुड़ सके और सामाजिक समता मूलक समाज में परिवर्तित हो सके, जिसमें सरकार के पास ना निगलने के लिए कुछ बचता है ना उगलने के लिए कुछ बचता है। जैसे हम वर्तमान संदर्भ में ले लें, अभी की परिस्थिति क्या है कि जो सरकार है वो अनारक्षित वर्ग को भी नाराज नहीं करना चाहती है और वो आरक्षित वर्ग को भी नाराज नहीं करना चाहती है। हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर जाट है ना, और वहीं अगर हम हरियाणा में बात करें तो वहाँ पर जाट, ये दोनों जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। आरक्षण की सीमा भले ही इंदिरा साहनीवाद को क्रॉस कर जाए, उससे कोई समस्या नहीं है। समाज में हम देखते हैं परिवर्तन आते हैं, न्यायपालिका स्वयं भी अपने निर्णयों में लगातार परिवर्तन करती रहती है जैसे जैसे उसे तथ्य मिलते रहते हैं। अब इसका निर्णय यहीं से निकल सकता है कि एक तो सरकार तथ्य पेश करे, दूसरा एक सामाजिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाए। नमस्कार, मैं किशन साहू शब्द एक्सक्लूसिव के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे देश के बहुत महत्वपूर्ण, चर्चित और विवादित मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने कई बार देश को झंझोड़ा है। विषय है आरक्षण। इसका जो आज का संदर्भ है, मध्य प्रदेश राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति और 87-13 के फॉर्मूला। हमारी चर्चा के महत्वपूर्ण जो केंद्र में एक बात आई है कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक फैसला देते हुए एक याचिका को खारिज किया है, जिसके अंदर 87-13 और ओबीसी आरक्षण को लेकर एक नई राह खुलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे पास इस विषय पर चर्चा करने के लिए लगातार कई वर्षों से राज्य व्यवस्था विषय का अध्ययन अध्यापन करवाने वाले एक शिक्षक है, जो कि बहुत इस फील्ड में सुविख्यात नाम ख्याति वाले हैं। आपका नाम है रविशंकर धोलिया सर। आप लगातार कई वर्षों से एस्पिरेंट्स को तैयार कर रहे हैं और इनके पढ़ाए हुए कई विद्यार्थी मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए हम सर की ओर रुख करते हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में आरक्षण को लेकर क्या स्थिति है और 87-13 के फॉर्मूले पर प्रकाश डालिए। साहू जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस विषय को उठाया जो विद्यार्थी हित से जुड़ा हुआ है, और न सिर्फ विद्यार्थी हित से जुड़ा हुआ है बल्कि एक सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय भी है। अब इस विषय पर आते हुए हम लोग अगर चर्चा करें तो यह विषय तब उत्पन्न हुआ जब वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए। चुनाव के बाद जो नवगठित सरकार थी, उस सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग को देने के लिए प्रस्ताव पारित किया और एक विषय बनाया। उस समय यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुए, मामला न्यायालय में पहुंचा और न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। तो अब न्यायालय के निर्णय को पालन करने के लिए मध्य प्रदेश की तात्कालिक सरकार ने और वर्तमान सरकार ने भी एक फॉर्मूला गठित किया, जिसे 87-13 फॉर्मूला कहा जाता है, 87-13। इसमें जो भी पद निकलते हैं उन पदों में से 87% पर तो भर्ती की जाती है, पर 13% पद जो होते हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 13% पद जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसके लिए, दोनों में ही वेटिंग के निकाले जाते हैं। क्योंकि ये फैसला आपको पता है कि भाई कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसके हिसाब से इनकी या तो ओबीसी की वेटिंग क्लियर की जाएगी या फिर अनरिजर्व क्लास की वेटिंग क्लियर की जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मामला जो है वो विवाद में आ गया। अब क्योंकि जो ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी हैं वो इस फैसले को अपने अगेंस्ट में मानते हैं कि भाई हमारे 27% जो आरक्षण है उस आरक्षण से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इस तरीके से ये मामला विवाद में बन गया। जिसको लेकर अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों का क्या रुझान है? देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों का ऑब्वियसली बात है कि भाई जब 13% अतिरिक्त आरक्षण जो पिछड़ा वर्ग है उसको दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एक हक मारा जा रहा है। तो इस प्रकार उनमें असंतोष व्याप्त है और वो इसको लेकर के कई बार मांग भी कर रहे हैं और अपनी आवाज को भी उठा रहे हैं। केंद्र की सारी वैकेंसीज में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है और अन्य राज्यों में भी, लगभग सभी देश के सभी राज्यों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। तो मध्य प्रदेश में पेच कहाँ फंस गया? नहीं, देखिए साहू जी, इसको अपन ऐसे नहीं ले सकते हैं
केंद्र की जो वैकेंसीज हैं उसमें जब हम 27% आरक्षण की बात कहते हैं तो ओबीसी की व्याख्या केंद्र के हिसाब से अलग है और राज्यों के हिसाब से ओबीसी की व्याख्या अलग-अलग है। जाति के नंबर्स अलग-अलग हैं जाति के नंबर जातियों अलग की संख्या भी अलग-अलग नहीं, जातियों की संख्या भी अलग है और कौन-सी जाति को ओबीसी में शामिल किया जाएगा और कौन-सी जाति को ओबीसी में शामिल नहीं किया जाएगा, ये परिभाषा भी अलग-अलग है राज्यों के हिसाब से। तो केंद्र के मामले में तो 27% आरक्षण हुआ और आपको पता है ये विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी 1977 के अराउंड, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उस समय विंध्येश्वरी प्रसाद जी मंडल की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उस समिति ने 27% आरक्षण की बात कही और इस आरक्षण को वर्ष 1990-91 के दौर में हमारे देश में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय इसको लागू किया गया। उस समय भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्रकार का विवाद और तनाव जो है वो हमारे समाज में और सामाजिक संगठनों में देखा गया था, है ना? दिल्ली में कई प्रकार के आंदोलन भी इस विषय को लेकर के हुए थे। अब हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश सरकार में पेंच इसलिए फँस रहा है साहू जी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अभी सुसंगत तथ्य जो है, वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन आपको वो तथ्य पेश करने पड़ेंगे कि हमारे राज्य में हम ये 27% जो आरक्षण देना चाहते हैं, वो क्यों वैलिड है। तो वो तथ्य आप पेश नहीं कर पाएँगे, तो फिर वो मामला जो है वो जाकर के फँस जाएगा। ठीक है जी। सर, इसमें 2 चीज़ों पे हम गौर करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी बात होती है आरक्षण को लेकर, तो एक है इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसमें कहा गया है कि 50% से 49% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ हम तमिलनाडु राज्य की ओर देखते हैं, तो वहाँ पे 69% आरक्षण है। तो सर, उस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आरक्षण देने से कोई समस्या नहीं। अब हम थोड़ा-सा आरक्षण के पहलू को भी समझ लेते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे भाग 3 में दिए गए हैं, उन राइट्स को अगर आप गौर से देखें, तो सबसे पहला अधिकार जो दिया गया है, वो दिया गया है समानता का अधिकार। तो हमारे देश में समानता को हमने सर्वोपरि रखा है, अधिकारों में भी। लेकिन हमारे देश के जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं और संविधान की हम जब बात करते हैं, तो उसमें 2 प्रकार के पहलू हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूल विषय है संविधान के, जिनमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, और दूसरा अपवाद स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। यानी क्योंकि आपको पता है कि भारतीय समाज जो है, वो अभी संक्रमणकालीन परिस्थिति से गुजर रहा है और संक्रमणकालीन परिस्थिति में क्या होता है, समाज में कई सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, कई सारे चेंजेज़ आ रहे होते हैं। तो अभी हम हमारे संविधान के जो मूलभूत प्रावधान है, उनको लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें समाज में समानता को लागू करने के लिए जो कुछ भी असमानता वाले पहलू भी लागू करने पड़ते हैं, हमें वो लागू करने चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन लेना। हाँ, अफर्मेटिव एक्शंस हमको लेने पड़ते हैं। अब हम आपके मूल प्रश्न पर आ जाते हैं कि इंदिरा साहनीवाद में जो 50% आरक्षण की बात की गई थी, वो केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार है। लेकिन आपको पता है कि राज्य जो है, क्योंकि डीपीएसपी जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, उसमें राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को सबको ही ये आदेशित किया गया है, ये निर्देशित किया गया है कि आपके जो एरिया है, उसमें जो असमानता है, उसको दूर करने के लिए जो भी अफर्मेटिव एक्शंस ले सकते हैं, वो लें। अब हम जब तमिलनाडु सरकार की बात करते हैं, तो तमिलनाडु सरकार ने 1993 में एक अधिनियम पारित किया, जिस अधिनियम में उसने अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में इतने लोग हैं उनके यहाँ पर, उसके कुछ आंकड़े उन्होंने पेश किए और उसको लेकर के उस एक्ट में उन्होंने प्रावधान किया कि वो 69% आरक्षण जो है वो अपने समाज में देंगे, ताकि समानता और मुख्य धारा में लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो जुड़ सकें और समाज एक समता मूलक समाज में परिवर्तित हो सके। जी। तो सर, अभी आपने बात कही कि कहीं एक मध्य प्रदेश राज्य में सरकार सुसंगत तथ्य प्रस्तुत नहीं कर रही है न्यायालय में। दूसरी तरफ है, अभी हम एक बात निकल कर आई तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में आरक्षण की स्थिति को लेकर, कि वहां पे सुसंगत तथ्य प्रस्तुत करके उन्होंने 69% आरक्षण कर दिया। तो क्या एक सरकार की क्या नीयत पे तो सवाल उठाए जा सकते हैं? देखिए, ये विषय सरकार की नीयत से संबंधित नहीं है, लेकिन अभी एक यूं कहूंगा मैं कि ये जो विषय है आरक्षण वाला, ये कई बार ऐसी मोड़ ले लेता है जिसमें सरकार के पास ना निगलने के लिए कुछ बचता है, ना उगलने के लिए कुछ बचता है। जैसे हम वर्तमान संदर्भ में ले लें, अभी की परिस्थिति क्या है कि जो सरकार है वो अनारक्षित वर्ग को भी नाराज नहीं करना चाहती है और वो आरक्षित वर्ग को भी नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि दोनों ही वोट बैंक के रूप में उनके लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो अब करें तो करें क्या? तो यहाँ पर पूरी तरह से मामला जो है वो कोर्ट के अधीन हो गया है। अब कोर्ट बिना तथ्यों के, क्योंकि वो मेरिट पर डिसीजन लेगा, तो बिना तथ्यों के नहीं कर पाएगा, और तथ्यों को संकलित करने के लिए आपको जातिगत
जो जनगणना है वो करवानी पड़ेगी, और जातिगत जनगणना अगर करवाते हैं तो फिर सरकार के ऊपर कहीं न कहीं सवालिया निशान आ जाएँगे कि आप जातिगत जनगणना इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप उसका जो है अन्य जो संदर्भ है उसमें आप लाभ ले सकें। तो वो कहीं न कहीं जो है वो एक राजनैतिक दाँव-पेच में जो है ये मामला उलझते हुए दिखाई दे रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट राज्य सरकार जारी करती है, जी। तो राज्य सरकार के पास इस हिसाब से पर्याप्त डाटा है कि ओबीसी की कितनी आबादी है, एससी-एसटी की कितनी आबादी है और अनारक्षित वर्ग की कितनी आबादी है। तो उसके लिए जातिगत जनगणना तक जाने की क्या ज़रूरत महसूस होती है? देखिए और कास्ट सर्टिफिकेट वो आपका बात बिल्कुल सही है कि कास्ट सर्टिफिकेट सरकार जारी कर रही है। लेकिन मुझे बताइए कि जो छोटे स्तर पर जो लोग हैं या जो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं रहे हैं लोग। तो एक तो वहाँ से आंकड़ों की जो दिक्कत है, कमी है, वो वहाँ से उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है? और दूसरी बात ये भी है साहू जी कि जब हम डेटा की बात करते हैं, अब कास्ट सर्टिफिकेट कभी बहुत पुराना बना हुआ है या बहुत अभी का बना हुआ है या कितने लोग जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, उसका एक विषय निकल कर के आएगा। तो वो सारे विषयों को लेकर के कहीं न कहीं सरकार जो है जो है वो भ्रम में पड़ जाती है कई बार, ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो आप देखेंगे जब सरकार नीति निर्माण का कार्य करती है, तो वहाँ उनके लिए भी तो उन सेंसस की ज़रूरत पड़ती है। जी, भई अगर आप कहेंगे कि हमारे राज्य में 60% या 70% ओबीसी है, तो उसके आपको कुछ तथ्य पेश करने पड़ेंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कुछ जो कास्ट हैं, उनको किसी क्षेत्र में ओबीसी में रखा गया है और कुछ को जो है वो जो है ओबीसी में नहीं रखा गया है। जैसे हम राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर जाट, है ना? और वहीं अगर हम हरियाणा में बात करें, तो वहाँ पर जाट, ये दोनों जो है वो अलग-अलग कैटेगरीज़ में आते हैं राज्य के हिसाब से। तो इस तरीके के तमाम पहलू आते हैं, ठीक है? अब जब वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो वो सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन के रूप में काम करती है, ठीक है? अभी हाई कोर्ट से खारिज हुआ है, लेकिन अभी जो है वर्तमान में उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन जाकर के पहुँच चुका है। जी। इसमें ओबीसी वर्ग का आक्रोश दिखाई देता है, वो भी कारण क्या है? देखिए, ओबीसी वर्ग का ऑब्वियसली आक्रोश होगा, साहू जी आपको बताऊँ, क्योंकि एक बार आप इमेजिन करके बैठे हैं कि आपको 27% यानी 100 में से 27 सीटें जो है वो आपके वर्ग के लिए आरक्षित है। हाँ, लेकिन पिछले 5 वर्ष से वो सीटें आरक्षित तो हैं आपके लिए, पर वो आपको मिल नहीं रही हैं। कई सारे लोग ओवर एज हो जाएँगे। अब जब इसका निर्णय होगा, तो उस निर्णय जो भी नए सिस्टम बन रहे हैं, जो नई वैकेंसीज़ आ रही हैं, उसमें 13% सीटों को होल्ड कर किया जा रहा है। अब मान लीजिए आपको पता चलता है कि आप ओबीसी वर्ग से हैं और आपका चयन हो गया है और वर्ष 2019 में चयन हो गया, लेकिन अब 5 साल से आप वेटिंग में ही हैं, तो फिर आपके ऊपर क्या बीतेगी? तो वो एक तरीके से कहीं न कहीं सरकार के ऊपर आक्रोश के रूप में दिखाई देता है, ठीक है? तो एक मेन आक्रोश का कारण जो है वो ये है। क्या इस मामला अब चूँकि जैसे कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहा है, तो क्या इस तरह क्या आप देखते हैं क्या राहत मिल सकती है? राहत मिलने की संभावना देखिए 2 पहलुओं पर है। एक तो सरकार सुसंगत तथ्य जो है वहाँ पेश कर दें, तो आपको राहत मिल जाएगी क्योंकि आपको पता है कि न्यायालय के निर्णय जो है मेरिट पर चलते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त आंकड़े होंगे और पर्याप्त डेटा आप उन्हें उपलब्ध करा देते हैं, तो उन्हें इसमें राहत देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है? दूसरा दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर सरकार को ऐसे आंकड़े पेश करने पड़ेंगे, जिसमें ये दिखाई दे कि हम किसी अन्य वर्ग को नुकसान पहुँचाए बिना हम एक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में और एक व्यवस्थित धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये ठीक है? किसी अन्य वर्ग को नुकसान होते हुए यदि दिखाई देगा, तो फिर वहाँ पर न्यायपालिका राहत देने की स्थिति में नहीं आ पाएगी। क्योंकि अधिकार आपके वहीं तक है, जहाँ तक आप किसी दूसरे के अधिकार में समस्या उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो इस पहलू को हमें हमारी सरकार को ध्यान में रखना होगा। मुद्दे का समाधान कैसे मिलेगा? इस मुद्दे का समाधान एक ही तरीके से निकल सकता है कि आरक्षण की सीमा भले ही इंदिरा साहनीवाद को क्रॉस कर जाए, उससे कोई समस्या नहीं है। समाज में हम देखते हैं परिवर्तन आते हैं। न्यायपालिका स्वयं भी अपने निर्णयों में लगातार परिवर्तन करती रहती है, जैसे-जैसे उसे तथ्य मिलते रहते हैं। अब इसका निर्णय यहीं से निकल सकता है कि एक तो सरकार तथ्य पेश करे, दूसरा अ, एक सामाजिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाए, है ना? एक सामाजिक यहाँ पर जनता को भी, जो समाज के लोग हैं, उन्हें भी एक व्यवस्थित जो मैच्योरिटी होती है, एक व्यवस्थित जो गंभीरता होती है, उस गंभीरता का प्रदर्शन करना होगा
और ओबीसी वर्ग को भी उस गंभीरता का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि केवल सरकार को क्रिटिसाइज करके या हम न्यायपालिका को क्रिटिसाइज करके किसी भी तथ्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें देखना होगा कि हमारा समाज एक प्रोग्रेसिव समाज की तरफ बढ़ रहा है, हमारा समाज एक व्यवस्थित मैं कहूँगा कि एक व्यवस्थित दिशा की तरफ बढ़ रहा है और सकारात्मक परिवर्तनों की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति जब होगी तब जाकर के इस समस्या का समाधान निकलेगा। कुल मिला के मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आपको एक वर्ग, किसी भी वर्ग को हानि पहुँचाए बिना जो है वो आप किसी भी वर्ग को व्यवस्थित स्थान, व्यवस्थित आरक्षण देते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं आती है। ये थे मेरे साथ रविशंकर दोहलिया सर। आपने विस्तार से 87-13 के फॉर्मूले, मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर स्थिति और इसके हो संभावित समाधानों की ओर प्रकाश डाला और सर का हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।